In class 11th, today we are going to discuss about multinational investment guarantee agency, that is MIGA, short form MIGA. The multinational investment guarantee agency was established in April 1988 to supplement the functions of the World Bank and IFC. It means that MIGA was established mainly to help and to assist the functions of वर्ल्ड बैंक एंड IFC. ठीक है, ये इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप इसलिए किया गया था ताकि वर्ल्ड बैंक को कई तरीक़ों से हेल्प हो जाए और IFC को भी कई तरीक़ों से, जहाँ रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज़ IFC, उनको ये हेल्प कर सके उसके फंक्शंस में, उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए MIGA को बनाया गया था. ऑब्जेक्टिव्स देखिए. First one is to encourage flow of direct foreign investment into the less developed member countries. ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि किसी भी तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में फॉरेनर्स का इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाया जा सके. ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा, फॉरेन कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा की जाती है, उस इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरीके से इंक्रीज़ किया जा सके. ठीक है, तो बेटा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है इन प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इनमें जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो हमारे लिए क्या कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है. ठीक है, तो मेगा का ये फंक्शन था कि वो किसी भी तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करे उन कंट्रीज़ में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि मेन मोटिव तो यही था वर्ल्ड बैंक का भी कि जो कंट्रीज़ लेस डेवलप्ड हैं उनको डेवलप करना है. तो अगर उन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा तो कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा. सेकंड देखिए, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क. अगर ऐसा होता कि जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको, क्योंकि रिस्क तो बेटा होता ही है, हर बिजनेस में, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है. तो अगर कोई फॉरेनर जो है किसी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करता है तो वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वो इंडिविजुअल अननोन होता है, उसे नहीं पता कि दूसरी कंट्री में क्या सिचुएशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, तो वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है. तो ये जो MIGA था ये उन कंपनीज़ को या उन इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस देता था अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क. थर्ड देखिए, टू प्रोवाइड गारंटी अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क लाइक डेंजर इन्वॉल्व इन करेंसी ट्रांसफ़र, वॉर एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो बेटा हमारे कमर्शियल रिस्क तो वो रिस्क होते हैं जो बिज़नेस से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो नॉन कमर्शियल रिस्क हैं, इट मीन्स वो रिस्क जो बिज़नेस से नहीं जुड़े हैं और अलग तरीके के जो रिस्क होते हैं वो नॉन कमर्शियल रिस्क कहलाते हैं. तो नॉन कमर्शियल रिस्क जैसे कि करेंसी ट्रांसफ़र में कोई आपको नुकसान हो गया, वॉर हो गई अचानक से, या सिविल डिस्टर्बेंसेस, आपके कंट्री में दंगे वगैरह हो गए हैं, इन सिचुएशंस में MIGA था जो वो इन कंपनीज़ की हेल्प करता था, जो उन इन्वेस्टर्स की हेल्प करता था जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है. नेक्स्ट देखिए, टू इंश्योर न्यू इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग. और ये भी इसका मेन, बेटा वैसे तो सारे मिलती जुलती सी टर्म्स हैं, तो इसका एक फंक्शन ये भी था कि न्यू इन्वेस्टमेंट करवाए वो, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई हैं उनको और एक्सपेंड करवाए और इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज़ करे. तो मतलब मेन जो था वो यही था कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करे, प्राइवेटाइजेशन में हेल्प करे और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, जिन कंपनीज़ को फाइनेंस नहीं अवेलेबल हो रहा है उन कंपनीज़ को फाइनेंस अवेलेबल करवाए. नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड प्रमोशनल एंड एडवाइजरी सर्विसेज. ठीक है, तो ये और सर्विसेज जो देता था वो सर्विसेज थी, एडवाइजरी फंक्शंस भी करता था. कंपनीज़ को, इन्वेस्टर्स को कई तरीके के एडवाइजेज प्रोवाइड करवाई जाती थी विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस. नेक्स्ट इज़ टू स्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी.
यही लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना, और वो क्रेडिट जो था वो चीप रेट पर प्रोवाइड करना, टाइम ड्यूरेशन उसका ज़्यादा उन्हें प्रोवाइड करना, ये सारे फंक्शंस मेगा के थे, MIGA। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको हम IMF के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टू द वर्ल्ड बैंक। IMF, which came into existence in 1945, has its headquarters located in Washington, D.C. In 2005, it had 191 countries as its members. The major idea underlying the setting up of the IMF to evolve an orderly international monetary system that is facilitating system of international payments and adjustments in exchange rates among national currencies। तो बेटा जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर IMF है, वो भी हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड बैंक के बाद ये सेकंड बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। IMF को सेटअप किया गया था इन द ईयर 1945, ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है। और ईयर हमें बताया हुआ है कि 2005 में अबाउट 191 कंट्रीज जो थी वो इसके मेंबर्स थी, जिनमें से हमारे इंडिया भी एक कंट्री है जो इसकी मेंबर है। IMF को स्टैब्लिश करने का मेन फंक्शन यही था कि जो मॉनिटरी सिस्टम है, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, ठीक है, एक होता है नेशनल मॉनिटरी सिस्टम, जैसे कि किसी भी कंट्री का जो नेशनल मॉनिटरी सिस्टम है वो सेंट्रल बैंक संभालता है। जैसे हमारे यहाँ पर RBI जो है वो मॉनिटरी सिस्टम को सारा देखता है कि कंट्री में मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कितनी मनी इशू की जाएगी, कितनी करेंसी छपेगी, कितनी नहीं छपेगी, ये सारी चीज़ें हमारा RBI देखता है। लोन से रिलेटेड बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस हमारा RBI देता है, सारे कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम है इसको कौन हैंडल करता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है करता है। और मॉनिटरी सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटेट करता है कि इंटरनेशनल जो पेमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कई बार जो पेमेंट्स होती हैं वो फॉरेन करेंसीज़ में की जाती हैं। तो जब किसी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं है तो IMF से वो फॉरेन करेंसी ले सकते हैं। और इसके अलावा एडजस्टमेंट अगर कोई होती है एक्सचेंज रेट्स में, ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट इज़ द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द करेंसीज़, कि आप अगर डॉलर के बदले आपकी करेंसी की क्या वैल्यू रहेगी या आपकी करेंसी के बदले डॉलर की क्या वैल्यू रहेगी, तो वो हमारा एक्सचेंज रेट होता है। तो एक्सचेंज रेट को भी यही संभालता है हमारा IMF। आगे देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट वन इज़ टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन, यानी सभी कंट्रीज़ को कॉपरेट करके एक साथ मिलके वर्क ये करवाता है। सेकेंड इज़ टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू कंट्रीब्यूट देयर बाय टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम। और इसका ये फंक्शन भी है कि IMF ये कोशिश करता है कि लोगों को फंड्स अवेलेबल रहें ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिल सके, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो फ्लरिश करे, उसका ग्रोथ हो, ठीक है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड का ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा? लोगों के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं रोज़गार प्राप्त कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होंगी और उनकी जो रियल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। रियल इनकम का मतलब है कि आप जिस तरीके से, जिस रेट से सभी कंट्रीज़ में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों की इनकम भी साथ ही साथ बढ़ती रहे ताकि उनकी परचेजिंग पावर पे कोई फ़र्क ना पड़े। जितना वो पहले ख़रीद पा रहे थे अपनी इनकम में, वो उतना ही आगे भी ख़रीदते रहें, परचेज़ करते रहें, तो वो हमारी रियल इनकम कहलाती है। थर्ड देखिए, टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी विद आ व्यू टू मेंटेन ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स अमंग मेंबर कंट्रीज़। और IMF जो है वो ये भी ध्यान रखता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है। जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट चल रहा है सभी कंट्रीज़ की करेंसी का, वो स्टेबल रहे, लगातार उसमें उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि अगर लगातार उसमें उतार चढ़ाव होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर लगातार करेंसी की वैल्यूज़ बढ़ती या घटती रहती हैं तो वहाँ पर स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना IMF का फंक्शन होता है। आगे देखिए, टू असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ
multilateral system of payments in respect of current transactions between members। ठीक है, तो IMF का ये भी फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में एक मल्टीलेटरल सिस्टम जो है पेमेंट का वो बनाया जा सके, ताकि करंट ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं रिलेटेड विद द ट्रेड, वो सही तरीके से हों। वहाँ पे किसी मेंबर कंट्री को या किसी बिजनेसमैन को कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए विद रिस्पेक्ट टू द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आगे देखिए फंक्शंस है बेटा, फंक्शंस वैसे सिमिलर से मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस मिलते जुलते से होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्टिंग एज आ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक क्रेडिट प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज़ को। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर द ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, ये एक मैकेनिज़्म चलाता है जिसमें कि एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबलाइज रहता है। एक्टिंग एज आ रिजर्वॉयर ऑफ द करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज़ from which a borrower nation can borrow the currency of other nations। ये एक रिजर्वॉयर का भी काम करता है जिसके पास सभी कंट्रीज़ का रिजर्व्स अपने पास रखता है ये, और जिसको कंट्री को अगर रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से अदर फॉरेन करेंसी जो है वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिंग एज आ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड करंट ट्रांजेक्शन्स, तो ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए करेंसी एंड ऑल्टरिंग इट। ठीक है, यानी एक्सचेंज रेट बनाना, एक्सचेंज रेट रेगुलेट करना कि किस करेंसी के बदले में कितनी करेंसी परचेज की जाएगी। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशंस। इट मीन्स एडवाइजरी फंक्शंस जो है, कंसल्टेशन की अगर ज़रूरत होती है तो मेंबर कंट्रीज़ को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है।